नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धरातल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक विवादास्पद लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को खोलने जा रहे हैं, जो भारत के महान दार्शनिक और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ा है। क्या सच में राधाकृष्णन ने अपने छात्र जदुनाथ सिन्हा की थीसिस चोरी की थी? क्या वो इस महान विद्वान के पीछे छिपे एक ऐसे पक्ष का खुलासा है जो अक्सर अनकहा रह जाता है? आज हम इस विवाद के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, जिसमें होगी कहानी, आरोप, बचाव, अदालत की लड़ाई और आखिर कैसे इस विवाद ने शिक्षा जगत की सोच को प्रभावित किया। चले हम आपको ले चलते हैं अहम मुद्दों की तरफ। विवाद की पृष्ठभूमि 1920 का दशक भारत का था। उस वक्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कलकत्ता विश्वविद्यालय में किंग जॉर्ज पांच की चेयर ऑफ मेंटल एंड मॉरल साइंस के प्रोफेसर थे। वो भारतीय दर्शन के क्षेत्र में पहले ही अपने नाम का दीपक जला चुके थे। उनकी द्विखंडीय पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी ने उन्हें देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया था। मगर यही बड़े नाम विवाद में घिर गए जब जदुनाथ सिन्हा नामक एक युवा दार्शनिक ने 1929 में आरोप लगाए कि राधाकृष्णन ने उनके पीएचडी थीसिस के पहले 2 भागों से व्यापक मात्रा में सामग्री बिना अनुमति लिए अपनी किताब में शामिल की है। जदुनाथ सिन्हा अपनी डॉक्टरेट थीसिस इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन को 1922-23 के बीच कलकत्ता विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर चुके थे। केस के अनुसार थीसिस के समीक्षक यानी परीक्षक दोनों थे, प्रोफेसर राधाकृष्णन और प्रोफेसर B.N. सील। सिन्हा का आरोप था कि राधाकृष्णन ने उनके थीसिस के प्रमुख अंशों को हूबहू अपनी किताब के अध्याय योग सूत्र में उपयोग किया। न केवल शब्दों का पुनरावृत्ति बल्कि पूरी दार्शनिक व्याख्या भी समान थी। आरोप और पत्राचार को सबसे पहले मॉडर्न रिव्यू नामक पत्रिका में एक पत्र के रूप में सार्वजनिक किया गया। दिसंबर 1928 में सिन्हा ने पत्र भेजा और जनवरी 1929 के अंक में प्रकाशित हुआ। इसके बाद फरवरी और मार्च में राधाकृष्णन ने अपनी सफाई में जवाब भेजा, लेकिन विवाद नहीं ठंडा हुआ। राधाकृष्णन का तर्क था कि उनकी किताब का मैन्यूस्क्रिप्ट 1924 में प्रकाशक को भेज दिया गया था, जबकि सिन्हा का दूसरा भाग 1925 में पूरा हुआ। इसलिए उनकी किताब सिन्हा की थीसिस से पहले प्रकाशित होनी थी। उन्होंने दावा किया कि समानताएं उन क्लासिक पाठों के मानक अनुवाद और व्याख्याओं की वजह से हैं जो दोनों इस्तेमाल कर रहे थे। सिन्हा ने इस बचाव को खारिज करते हुए कहा कि समानताएं केवल मानक अनुवाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्याख्या और विश्लेषण भी समान था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो राधाकृष्णन के छात्र नहीं थे, बल्कि राधाकृष्णन इनके बाद ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में आए थे। अकादमिक और सामाजिक प्रभाव। ये विवाद भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षा जगत में तहलका मचाने वाला था। कई वरिष्ठ विद्वान इस मामले में अपनी राय देने लगे। कुछ ने सिन्हा का समर्थन किया तो कुछ राधाकृष्णन की प्रतिष्ठा बचाने में लगे। एक कारण था बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग में व्याप्त ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। राधाकृष्णन, जो दक्षिण भारत से थे, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में बढ़ते पद को देखकर कुछ विद्वानों ने विरोध जताया और इस मुद्दे को भड़काया। साथ ही ये विवाद उस समय भारतीय अकादमिक नैतिकता, लेखन और कॉपीराइट के व्यापक मापदंडों को समझने की भी कवायद था। अदालत में मामला। अगस्त 1929 में जदुनाथ सिन्हा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में राधाकृष्णन के विरुद्ध कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर कर 20,000 रुपये की मांग की। राधाकृष्णन ने जवाबी मानहानि का मुकदमा दायर कर 1 लाख रुपए की मांग की। इस मुकदमेबाजी ने विवाद को और बढ़ाया। इनमें से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य और गवाह पेश किए। हालांकि कई वरिष्ठ विद्वान जिन्होंने सिन्हा के पक्ष में होना था, वो किसी न किसी दबाव में कोर्ट में गवाही देने से भाग गए। सिन्हा के पास आर्थिक संसाधन भी सीमित थे। दबाव और समझौता। राधाकृष्णन के समर्थन में बड़ी शख्सियत थी जिनका दबावप्रद प्रभाव था। इनमें प्रमुख थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और राधाकृष्णन के करीबी मित्र भी। अंततः मई 1933 में दोनों पक्ष अदालत के बाहर समझौता करने को मजबूर हुए। समझौते की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई। बताया जाता है कि सिन्हा को समझौते के तहत कुछ रकम दी गई और उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया। ये समझौता विवाद का अंत तो था, पर उक्त विवाद को लेकर अकादमिक और सामाजिक बहसें जारी रहीं। बाद की परिस्थितियां। राधाकृष्णन की प्रतिष्ठा इससे प्रभावित नहीं हुई। वो बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति और अंततः भारत के राष्ट्रपति भी। वहीं जदुनाथ सिन्हा पीएचडी पूरी कर आगे लेखन और शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत रहे, मगर विवाद की छाया उन पर रही।
विवाद के पहलू और आज का नजरिया। आज भी विद्वानों के मन में इस विवाद को लेकर मतभेद हैं। कुछ इसे भारतीय अकादमिक इतिहास में एक काला पक्ष मानते हैं, जहां प्रतिष्ठित विद्वान भी अपनी प्रसिद्धि के लिए अनैतिक रास्ते अपनाते हैं। कुछ तर्क देते हैं कि उस दौर में लेखन की सीमाएं और शब्दावली सीमित थी, इसलिए सामग्री में समानता स्वाभाविक है। विवाद वाली सामग्री का मैन्यूस्क्रिप्ट के पहले प्रकाशन का दावा विवादास्पद है, क्योंकि प्रकाशन में विलंब और दस्तावेजों के पता लगाने में असमंजस है। बंगाली बुद्धिजीवियों के राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दबाव को भी इस विवाद की गहराई में माना जाता है। अकादमिक नैतिकता का सबक। ये मामला भारतीय अकादमिक दुनिया में पहली बार प्लेगियरिज्म और कॉपीराइट के महत्व को स्थापित करने में कारगर रहा। आज भी अकादमिक नैतिकता और मूल शोध का सम्मान किस तरह होना चाहिए, इस पर यह एक उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। प्रतिभा के साथ साथ सिद्धांत और नैतिकता का भी पालन आवश्यक है। निष्कर्ष। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये विवाद उनके जीवन का एक जटिल अध्याय था। ये दिखाता है कि महानता के पीछे संघर्ष और विवाद भी होते हैं। राधाकृष्णन की विद्वता और उपलब्धियां अमूल्य हैं, लेकिन जदुनाथ सिन्हा के संघर्ष और दावे भी गंभीरता के योग्य हैं। विज्ञान और शोध दोनों में पारदर्शिता और न्याय सर्वोपरि हैं। यदि आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करें, लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।